हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 15 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 13 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन 2 दिन के अंतराल पर करवाई जाती है। जैसे कि ये जो क्लास है कुमार गौरव सर के द्वारा 13 दिसंबर को करवाई गई थी और मैं जो है आपको इसका जो रिवीजन करवा रहा हूँ 15 दिसंबर को करवा रहा हूँ। ये 2 दिन के बाद में क्लास इसलिए करवाई जाती है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपने जो 2 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसमें से कितना आपको याद रहा है और कितना याद आपको नहीं रहा है। तो बस इसी उद्देश्य से ये क्लास करवाई जाती है। ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। यहाँ पर हमने आपके लिए आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को भी लिख रखा है और जो लल्लन टॉप प्रश्न करवाए गए थे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाली है क्योंकि पहले मैं क्या करता था, लल्लन टॉप जो क्वेश्चंस होते थे उनको प्रश्नों के बीच में ही लिखता था, लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद में जितने भी लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमने एक पास लिख रखा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अपने सारे के सारे लल्लन टॉप प्रश्न हैं, इन सभी को हमने एक पास लिखा है और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हमने एक पास लिखा है। तो दोस्तों आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं या फिर जैसे पहले रिवीजन में करवा रहा था उस तरीके से आप लोग क्लास करना चाहते हैं। तो आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है या पहले जैसे क्लास हो रही थी उसी तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है ये संबंधित है राशिद रोवर से। किससे संबंधित है? राशिद रोवर से। सबसे पहला प्रश्न, ये राशिद क्या है? राशिद जो है यह एक रोवर है और रोवर का मतलब क्या होता है? सतह पर उतरने वाला। रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर का मतलब होता है सतह पर उतरने वाला। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा राशिद रोवर कौन से देश का चंद्रयान मिशन है? तो ये जो है यूएई का चंद्रयान मिशन है। कौन से इसका? यूएई का चंद्रयान मिशन है और इसको अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राशिद रोवर को सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया है 11 दिसंबर 2022 को। अगर आपसे पूछा जाए कि राशिद रोवर को कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिका की एजेंसी है एक स्पेस एक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और पूछा जाए कौन से रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया गया है इसको लॉन्च करने में तो फाल्कन 9 जो रॉकेट है इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको यूएसए के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? यूएसए के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। ये जो रोवर है चंद्रमा पर कब पहुँचेगा? ये चंद्रमा पर जो है अप्रैल 2023 के करीब में ये पहुँच जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि इसका जो नाम है राशिद, ये किसके नाम पर रखा गया है तो ये जो राशिद नाम है यह दुबई के निर्माता शेख राशिद के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? राशिद रोवर रखा गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राशिद रोवर क्या है? तो यह एक चंद्रयान मिशन है। कौन से देश का ये चंद्रयान मिशन है? तो ये यूएई का है। इसको सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो 11 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 से। कहाँ से लॉन्च किया है? फ्लोरिडा से। रोवर का मतलब क्या होता है? सतह पर उतरने वाला। और यह चंद्रमा पर कब पहुँचेगा? अप्रैल 2023 में पहुँचेगा। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दुबई के निर्माता शेख राशिद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट। आपको याद रखना है होप प्रोब मिशन। होप प्रोब मिशन ये वाला जो मिशन है ये यूएई का मंगल मिशन है। राशिद रोवर पूछेगा तो चंद्रयान मिशन है और होप प्रोब जो मिशन है ये यूएई का मंगल मिशन है। कैसा मिशन है? यूएई का मंगल मिशन है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको जुलाई 2020 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन ये भारत का चंद्रयान मिशन है और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगर पूछा जाए चंद्रयान मिशन 2 जो है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया?
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022, अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ये कौन सा संस्करण है? इसमें कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है? इसमें कौन सी भारतीय फिल्म का प्रदर्शन किया गया है? तो ये 4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और दूसरा प्रश्न कि ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये जो है इसका 20वां संस्करण है। इसमें कुल कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? इसमें कुल 55 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। और पूछा जाए इसमें कौन सी भारतीय फिल्म का प्रदर्शन किया गया है? तो इसमें आईना नाम की भारतीय फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। यह एक हिंदी भाषा की फिल्म है। और इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं दीपक सरीन। तो यहाँ से आपको ये 5 प्रश्न याद रखने हैं। उसके बाद में बात आई है यहाँ पर काठमांडू की। तो काठमांडू में ही एक मुख्यालय है जिसका नाम है सार्क का मुख्यालय। सार्क या फिर कहा जाता है दक्षेस का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय पूछे या दक्षेस का मुख्यालय पूछे, आपको क्या बताना है कि ये काठमांडू में है। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होती है कौन कौन से देशों के बीच होती है? ये एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है IUCN की रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट, तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर यही पूछा जाता है कि रेड लिस्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा जारी की जाती है। अभी हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जो प्रजाति की सूची है उसमें 3 भारतीय औषधीय पौधों को शामिल किया गया है। 3 भारतीय औषधीय पादपों को इसमें शामिल किया गया है। ये 3 भारतीय औषधि पादप कौन कौन से हैं? एक तो है पटवा, और दूसरा है हिमालयन फ्रीटिलरी, और तीसरा है सालम पंजा। ये जो पटवा होता है इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हिमालयन फ्रीटिलरी है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो निमोनिया और श्वास संबंधी जो रोग होते हैं उसके उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सालम पंजा जो है इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? पेट और आंत से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें ये सहायक होता है। तो ये जो 3 पौधे हैं इनको IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें संकटग्रस्त प्रजातियों में इन तीनों पौधों को डाला गया है। बात आई है यहाँ पर IUCN की। तो सबसे पहले आपको बताना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता देना है कि IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है गोडावन से संबंधित। ये गोडावन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको अभी हाल ही में IUCN की एक श्रेणी में डाला गया है। उस श्रेणी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो श्रेणी है घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो सूची है किसकी? IUCN की, उस सूची में इसको डाला गया है। किसको? गोडावन को। गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गोडावन को किस नाम से जानते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टोफस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टोफस। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पूछा जा रहा है कि फीफा विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कब होगा? 18 दिसंबर 2022 को। कौन से स्टेडियम में? लुसैल स्टेडियम में। अब यहाँ पर जो ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा तो इसमें पूछा गया है कि ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। ये नाम आपको यहाँ से याद रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाएगा ये पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 का ये कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 22वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है लाइव। इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 32।
इसमें फुटबॉल का नाम क्या है? फुटबॉल का नाम है अल रहेला। टाइटल स्पॉन्सर इसमें कौन है? टाइटल स्पॉन्सर है बायजूस। कौन है? बायजूस। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल होने वाली एक्ट्रेस कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि हाल ही में इसरो के द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में इसरो के द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इंजन का नाम है स्क्रैम जेट इंजन। इसे एयर ब्रीथिंग इंजन भी कहते हैं। ये जो स्क्रैम जेट इंजन है ये जो है क्या करेगा? हवा की जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करेगा। हवा की ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करेगा? ऑक्सीकारक के रूप में करेगा। स्क्रैम जेट इंजन में दहन किस रूप में होता है? तो इसमें होता है सुपरसोनिक दहन होता है। कैसा दहन होता है? सुपरसोनिक दहन होता है। और ये जो स्क्रैम जेट इंजन है ये कौन सी स्पीड पर काम करेगा? तो ये हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करेगा। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब है कि इसकी स्पीड जो होगी 5 मैक से अधिक होगी। तो ये इंजन का नाम आपको याद रखना है स्क्रैम जेट इंजन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अपना इसरो से संबंधित। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका बंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है? क्रायोजेनिक का अर्थ होता है बहुत कम तापमान पर। क्या होता है इसका मतलब? बहुत कम तापमान पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पुरस्कार से संबंधित है। पुरस्कार का नाम है जमनालाल बजाज पुरस्कार। जमनालाल बजाज जो पुरस्कार है ये 2022 में किसे दिया गया है? पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। और ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो गांधीवादी विचारधारा की श्रेणी है, दूसरी रचनात्मक कार्य की श्रेणी है, और तीसरी ग्रामीण विकास की श्रेणी है, और चौथा है महिला एंड बाल विकास की श्रेणी। तो रचनात्मक कार्य में किसे दिया गया है यह पुरस्कार? नीलेश देसाई को दिया गया। ये मध्य प्रदेश के हैं। और ग्रामीण विकास में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? मनसुख भाई प्रजापति को दिया गया। ये गुजरात के हैं। महिला एंड बाल विकास के क्षेत्र में किसे दिया गया है? सोफिया शेख को दिया गया है। ये उड़ीसा की हैं। तो ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो गांधीवादी विचारधारा में किसे दिया गया है? तो गांधीवादी विचारधारा जो है इसमें दिया गया है डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को यह पुरस्कार दिया गया है। ये लेबनान के हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। बात की जाए इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1977 यानी कि 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें पुरस्कार के रूप में कितना धन दिया जाता है? तो पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए धन दिया जाता है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये रामदरथ मिश्र को दिया गया है। इनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ये असगर वजाहत को दिया गया है इनके नाटक महाबली के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम क्या है? दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम क्या है? तो इनका नाम है बॉबी किन्नर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बॉबी किन्नर। और ये सुल्तानपुर सीट से पार्षद चुनी गई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ये ट्रांसजेंडर से संबंधित सारे के सारे प्रश्न हैं अपने। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी है? तो ये बनी है जोईता मंडल। कौन बनी है? जोईता मंडल बनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? ये बनी है प्रतिका यास्नी। कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु की। अगला पॉइंट है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 कौन है? ये हैं श्रुति सिथारा। समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? नौतेज कोर केस में ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 8। कोच्चि मुजिरिस। कोच्चि मुजिरिस जो है ये देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है कोच्चि में। और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शुभारंभ किया गया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा। कब किया गया? 12 दिसंबर 2022 को। बात आई है कोच्चि की, तो कोच्चि को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहा जाता है। और कोच्चि से ही INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। कब? 2 सितंबर 2022 को। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत जो है ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है।
जल मेट्रो परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? इसको कोच्चि में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? तो इसको कोच्चि हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षित एंट्री और उनकी सुरक्षित एग्जिट करवाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि सौर ऊर्जा संचालित पहली एयरलाइंस कौन सी है? यह स्विस एयरलाइंस है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है किंग हमद एयरपोर्ट। किंग हमद एयरपोर्ट कहाँ है? कतर में है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बना है? ये बना है लेह एयरपोर्ट। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि 25वें नंबर का श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। ये प्रदान किया गया किसे? वेंकैया नायडू को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो प्रबंध निदेशक बने हैं वह बने हैं मिनेश सी शाह। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पहले हेड कौन थे? तो पहले हेड थे इसके वर्गीज कुरियन। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है आनंद, गुजरात में। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने तो कर लिया है। और अब हम लोग देखेंगे अपने लल्लन टॉप प्रश्नों को। तो लल्लन टॉप प्रश्नों में पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कहाँ की ये राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराया है, तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया। किसे? यशवंत सिन्हा को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। और नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रम सिंघे बने हैं। अगला प्रश्न है कि 68वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सूर्या और अजय देवगन को दिया गया है। देखो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर पूछेगा तो सूर्या और अजय देवगन बताएंगे, लेकिन आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछेगा तो ये दिया गया है विक्की कौशल को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो ये बन गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? ये है मुंबई में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाए कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था पिंगा। अगला पॉइंट है हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला पूछेगा तो बुरहानपुर बताएंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि हर घर जल पहुँचाने का लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है? तो वर्ष 2024 रखा गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम है वरुण। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। भारत का हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? ये है प्रचंड। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को दिया गया है? तो ये दिया गया है कौशिक राज शेखर को। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कितनी दूर भाला फेंक कर? 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने ही डायमंड लुसाने लीग 2022 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा जी के द्वारा ही कुर्ताने गेम्स के अंदर क्या जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला पॉइंट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। और उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया गया है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर अल नजाह 4 एक्सरसाइज जो है कौन कौन से देशों के बीच हुई है? ये भारत और ओमान के बीच हुई।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो ये किया गया सिंगापुर के द्वारा। और व्यापारिक भागीदार या व्यापारिक साझीदार पूछा जाएगा तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। और फीफा अंडर 17 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? केरल ने। डूरंड कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? बंगलुरु के द्वारा। ये सभी के सभी खिताब किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला पॉइंट दिया गया है मोसी ओ तुन्या। ये जो मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के हैं किस देश के द्वारा चलाए गए हैं? या जिम्बाब्वे के द्वारा चलाए गए हैं। और इन सिक्कों को चलाए जाने का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने। EOS-02 और आज़ादी सैट जो उपग्रह हैं ये भारत के उपग्रह हैं। इनको किससे लॉन्च किया गया है? SSLV से लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। और ये मिशन कैसा रहा है? ये मिशन विफल रहा है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है केरल। अगला प्रश्न है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि फीफा 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर था पेरी द बुल। पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत कौन से स्थान पर है? भारत है इसमें चौथे स्थान पर। भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं जिसमें से 22 क्या हैं? 22 गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की है? तो ये अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं कौन? नैन्सी पेलोसी। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? इसको 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव वर्तमान समय में कौन है? राजीव गौबा हैं। और वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़। ये इन्होंने किसे हराया था? तो इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराकर ये उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मिशन भूमिपुत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करना। बढ़े चलो अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो तिब्बती गुरु दलाई लामा को दिया गया है। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा तैयार किया गया? ये तैयार किया गया इजराइल के द्वारा। उसके बाद में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विश्वनाथ आनंद। एक्सरसाइज वज्र प्रहार कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच होती है। पंचामृत योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है गन्ने की उपज को बढ़ाना। अगला पॉइंट दिया गया है पादांग स्थल। पादांग स्थल कहाँ है? सिंगापुर में है और यह सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। पादांग स्थल को क्या किया गया है? सिंगापुर देश के द्वारा 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ बने हैं। और भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? जस्टिस UU ललित थे। अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में पूछा जाएगा तो सुनील छेत्री, और महिला में पूछा जाएगा तो मनीषा कल्याण। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये है लंपी प्रोवैक। क्या है? लंपी प्रोवैक वैक्सीन को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय नेता को दिया गया है? तो ये दिया गया है शशि थरूर को।
स्पार्क क्या है? स्पार्क जो है ये वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको इसरो ने लॉन्च किया। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो ये है 31 दिसंबर 2024 तक। गोल्डन ज्वाइंट क्या है? गोल्डन ज्वाइंट जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसका जो उद्घाटन है चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये है 75 और सर्वाधिक रामसर स्थल कौन से राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पंजाब में। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और लल्लन टॉप प्रश्नों को किया है। अब इसके बाद में जैसा हमने आपको बताया था कि आधुनिक इतिहास करेंगे, तो अब हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास को। यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, यह दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। यहाँ से जो दो प्रश्न बन सकते हैं, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन कब और किसके विरोध में हुआ था? तो आपको बता देना है कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसके समय में हुआ था? ये करजन के समय में हुआ था। तो ये तो बात हो गई स्वदेशी आंदोलन की किसके विरोध में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कहाँ था, तो आपको बताना है कोलकाता के टाउन हॉल में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन है वह 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, जिसको हम जानते हैं नरम दल और गरम दल के नाम से। बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन के द्वारा क्या होता है, जब 1907 को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 दलों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद में ये 1916 में एक अधिवेशन और होता है जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाते हैं, यानी कि इसमें कांग्रेस का एक बार फिर से मिलन हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष का है? ये 1919 का है। सन आपको याद रखना है। उसके बाद में कहते हैं इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहां से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन कौन सा दिन था? इस दिन ये जो बैसाखी है ये दिन इस दिन था। बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम क्या है? उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और यह खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद जो समाप्त कर दिया गया था उसी के खिलाफ यह खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। और के द्वारा शुरू किया गया था? शौकत अली बंधु के द्वारा इसको शुरू किया गया था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये 1920 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये विजय राघवाचार्य थे। कौन थे? विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। और बात की जाए असहयोग आंदोलन की अनुमति, असहयोग आंदोलन की अनुमति कौन से अधिवेशन में मिली थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही मिली थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था और ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। कब? 1917 में, और ये इनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ घटना हुई थी ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इसी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तब आपको बताना है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। और इसमें कौन शामिल हो जाते हैं? भगत सिंह और चंद्रशेखर शामिल इसमें हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तब आपको बताना है 1927 में। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था ये 1928 में पहुंचा था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन से वर्ष से संबंधित है? ये 1928 से संबंधित है। किसके द्वारा लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह जो ये 1928 को गुजरात में हुआ था और इसी बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के ही मुद्दे में क्या किया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कौन से केस में? लाहौर षड्यंत्र के केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस के 1929 वाले अधिवेशन में की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो ये जो है 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह को चलाया जाता है और इसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको बताना है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट हुआ था साबरमती से और इसको समाप्त कहां किया गया? समाप्त किया गया इसको दांडी में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। समाप्त किया गया था दांडी में और स्टार्ट किया गया था साबरमती से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1931 को। सेकेंड पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत कब प्रदान किया गया था? 1932 में प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? मैकडोनल्ड के द्वारा ये प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो है ये सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। कहां हुआ था? यरवदा जेल पुणे में।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। अगर पूछा जाए गठन किसके द्वारा किया गया था, तो गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को यह मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब का है? अगस्त प्रस्ताव 1940 का है और ये किसके समय का है? लिनलिथगो के समय का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ? 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा था, तब आपको बताना है क्रिप्स मिशन को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लाल किला मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो लाल किला जो मुकदमा है ये आजाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। नौसेना विद्रोह कब हुआ? नौसेना विद्रोह 1946 को मुंबई में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, तो एक सदस्य ये हो गए और 2 अन्य सदस्य थे इसमें अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तो यहां से तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का गठन, तब आपको बताना है 1946। सदस्य पूछे जाए तो आपको बताना है 3 सदस्य। अध्यक्ष पूछे जाए तो पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन कौन से? अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 की। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? स्वतंत्रता अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भूदान आंदोलन को 1951 में विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहां से? पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली से इसको शुरू किया गया था। तो यहां से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भूदान आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1951 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? उन विनोबा भावे के द्वारा। कहां से स्टार्ट किया गया? पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली गांव कहां है? ये तेलंगाना में है। तो ये 4 प्रश्न यहां से आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आज आपके प्रश्न, और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।